हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लास्ट 4 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्राइव किया था उसकी बात की थी, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करके देखे थे। अब आज हम आगे चलते हैं और कुछ दूसरे तरह के डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, मतलब वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जिसमें कहीं पे आपको इंटरनल हिंज हो, तो फिर उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए किस तरह से ड्राइव किए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा कि ए बीम ए सी बी इज़ शोन इन फिगर। ये मैंने फिगर को यहाँ शो किया है। देयर इज़ एन इंटरनल हिंज प्रोवाइडेड एट सी 4 मीटर फ्रॉम ए, 4 मीटर फ्रॉम ए। ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रेस फंक्शन। अब वो कौन कौन से स्ट्रेस फंक्शन है वो देखिए। रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। बेंडिंग पॉइंट डी कौन सा है? ये मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। और फिफ्थ पॉइंट में हमें डिस्कस करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, मतलब 2 मीटर फ्रॉम बी। 2 मीटर फ्रॉम बी जो ई पॉइंट है, इसके लिए भी मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, मतलब 5 स्ट्रेस फंक्शन के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्राइव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये बीम कौन सा बीम है। अपरेंटली तो ये बीम मुझे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दिखता है, क्योंकि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो इसे हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल हिंज सी पॉइंट पे प्रोवाइड की हुई है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बन गया? देखिए, फिक्स्ड एंड पे 3 सपोर्ट कंडीशन होती हैं और हिंज पे 2 होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी इंड्यूस नहीं होंगी, मतलब यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गई और एक रिएक्शन कंपोनेंट वहाँ होगा, मतलब टोटल रिएक्शन कंपोनेंट 3 और अवेलेबल इक्वेशन भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। कौन कौन सी? सिग्मा m = 0 एंड सिग्मा v = 0। और साथ साथ ये जो इंटरनल हिंज है, इस पे भी मोमेंट का समीशन 0 होगा, मतलब मेरे पास जो अवेलेबल इक्वेशन है, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो 3 हो गई। मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, अब आगे चलते हैं और सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं रिएक्शन ए के लिए। ठीक है, ए पॉइंट पे जो रिएक्शन है उसे मैंने वी ए बोल दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि केस 1 इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन वी ए एट ए। ठीक, अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मुझे पता है हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हम यूनिट लोड को इस पूरे बीम के ऊपर मूव कराते हैं। ठीक है, और फिर उसके इफेक्ट को देखते हैं इस वी ए के लिए। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि वी ए के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्राइव कर रहे हैं इसलिए। अब अगर लोड ए और सी के बीच में होगा तो क्या होगा? तो देखिए, सी पॉइंट पे हिंज है, तो मुझे ये पता है कि लोड ए और सी के बीच में कहीं पर भी हो, सी पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्यों 0 होगी वो भी आपको बताता हूँ। पहले तो हम लिखते हैं कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो देखिए, अगर लोड ए और सी के बीच में मूव करता है तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे वी सी जो होगा, वी सी = 0 होगा। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से समझना चाहें तो समझ लीजिए कि जो ए सी है ये एज ए कैंटिलीवर बीम एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इस पर जो भी लोड होगा वो उसके कारण जो रिएक्शन होगी इस पॉइंट ए पे, वो उस यूनिट लोड के बराबर होगी। मतलब जो वी ए की वैल्यू होगी, वी ए = जो होगा वो +1 होगा। +1 का मतलब है अपवर्ड होगा। ठीक है, ठीक, ये कैंटिलीवर बीम की तरह अगर समझेंगे तो इस पे कहीं पर भी लोड होगा, मतलब जो रिएक्शन होगी वो +1 के बराबर होगी। +1 मतलब अपवर्ड। क्लियर? अब अगर लोड सी बी के बीच में है तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ कि व्हेन
unit load moves between C and B, और C और B के बीच में अगर लोड मूव करेगा तो क्या होगा। तो फिर देखिए कि जैसे जैसे C से आप B की तरफ मूव करोगे तो VA की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको कैंटिलीवर बीम की तरह मान रहा था तो इसको मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह मान लूँ। ठीक है, C पॉइंट हिंज है और B पॉइंट पे भी हिंज है, मतलब अगर मैं इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह मान लूँ तो फिर ये जो रिएक्शन रिड्यूस होगी वो 1 से लेके B पॉइंट पे 0 हो जाएगी। जो ये VA की वैल्यू है वो यहाँ पे तो 1 है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि A से लेके C के बीच में कहीं पर भी लोड हो रिएक्शन VA की वैल्यू 1 है, और जैसे ही आप C से B की तरफ मूव करेंगे तो फिर वो जो VA की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी और 1 से लेके 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब लोड B पॉइंट पे होगा, ठीक है, व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट B, तो VA की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए किस तरह का ड्रॉ होगा। यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1 होगी वैल्यू, और इस C पॉइंट पे भी +1 होगी। ठीक है, मतलब इसके लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन होगी ये। ठीक है, और इस पॉइंट पे 1 है वैल्यू, ये 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, अब C पॉइंट पे वैल्यू 1 है और B पॉइंट पे 0 है, मतलब जो VA का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा ये इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VA, कि VA के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करोगे आप वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको कैंटिलीवर बीम की तरह और उसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह समझोगे तो वो कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इसी तरह का होता है रिएक्शन के लिए, इस VA के लिए, और अगर मैं CB के लिए बात करूं तो यहाँ पे 1 और वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम सेकंड केस की बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट B को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब केस 2 में लिखता हूँ, और केस 2 में हम लिखते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये केस 2 लिखा है मैंने, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन VB एट पॉइंट B को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं और यूनिट लोड को इस पूरे बीम के ऊपर मूव कराते हैं और फिर देखते हैं कि VB पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप यूनिट लोड को A और C के बीच में कहीं पर भी मूव कराते हैं तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन A एंड C, कि अगर A और C के बीच में कहीं पर भी यूनिट लोड मूव करता है तो फिर उस VB की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए C पॉइंट पे हिंज है, तो आप इस लोड को अगर A C के बीच में कहीं पर भी मूव करते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन इंड्यूस नहीं होगी B पॉइंट पे। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन A एंड C, तो VB इज इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि C पॉइंट पे हिंज। अब अगर मैं लोड को C से B की तरफ मूव करूं तो क्या होगा। अगर आप यूनिट लोड को C पॉइंट से B की तरफ मूव करते हैं, मतलब व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, तो क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे लोड को आप इस C पॉइंट से B की तरफ लेके जाओगे तो VB की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी, और लोड जैसे ही पॉइंट B पे पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, VB की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन द यूनिट लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, ठीक है, तो क्या होगा, VB की वैल्यू इंक्रीजेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VB इंक्रीजेस। ठीक है, एट पॉइंट C VB इज इक्वल टू होगा 0, और एट पॉइंट B
वी बी की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी, ठीक है, क्योंकि लोड डाउनवर्ड लगेगा तो रिएक्शन अपवर्ड लग जाएगी। मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए वी बी के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा वो किस तरह का होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे है 0 और बी पॉइंट पे वैल्यू है 1, ठीक है। मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी बी है, ये वी ए था और ये वी बी है, यहाँ पे वैल्यू है 1, ये पॉजिटिव डायग्राम है और ये भी पॉजिटिव डायग्राम, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोड आप पूरे स्पैन पे कहीं भी रखेंगे, ठीक है, तो फिर जो वी बी की वी ए की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी और वी बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, कहीं पर भी रिएक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, ठीक है। कभी भी किसी भी लोडिंग कंडीशन के लिए रिएक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, ये मुझे इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देख के पता चला। अब आपको कैलकुलेट करना है लोड के लिए, तो फिर लोड जिस तरह से प्लेस होगा उसको प्लेस कर दीजिए। पॉइंट लोड होगा तो कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लेना, यूडीए लगा होगा तो फिर उसके नीचे जो एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो हम किसी भी लोडिंग कंडीशन के लिए रिएक्शन वी ए और वी बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। क्लियर। अब आगे चलते हैं और थर्ड केस में हम बेंडिंग मोमेंट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ कि ये केस 3 हो गया और केस 3 में लिखते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम यूनिट लोड को मूव कराते हैं और यूनिट लोड को मूव करा के और फिर ए पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू मतलब एम ए किस तरह से चेंज होगा हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, अलोंग द स्पैन, ठीक है। तो चलिए अब अगर यूनिट लोड ए और सी के बीच में कहीं मूव करता है, ठीक है, अगर यूनिट लोड की वैल्यू ए और सी के बीच में है तो फिर बेंडिंग मोमेंट जो है वो किस तरह से चेंज होगा हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स between A एंड C, अगर यूनिट लोड A और C के बीच में है तो फिर A पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर AC पोर्शन को मैं कैंटिलीवर की तरह एज्यूम कर लूँ तो फिर A पॉइंट पर जो बेंडिंग होगा वो कितना होगा, वो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि MA इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा -1 इंटू एक्स। एक्स जो है वो यूनिट लोड की डिस्टेंस है ए पॉइंट से, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो x है ये क्या है, यूनिट लोड, कि अगर यूनिट लोड यहाँ लगा दूँ मैं, ठीक है, मैं ये यूनिट लोड लगा दूँ तो इस यूनिट लोड की इस ए पॉइंट से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब तो अगर यूनिट लोड ए पॉइंट पे है तो फिर पॉइंट ए एट पॉइंट ए एम ए इज इक्वल टू 0 हो गया और एट पॉइंट सी एम ए इज इक्वल टू जो होगा वो -4 के बराबर हो जाएगा। -1 इंटू 4 मीन्स -4 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं और यूनिट लोड अगर सी और बी के बीच में है तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने -1 इंटू एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि वी बी की वैल्यू 0 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी आपको डायरेक्टली लिख दिया कि एम ए इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि VB 0 है। देखिए अगर यूनिट लोड इस पोर्शन में मूव कर रहा है तो VB की वैल्यू 0, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। और मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये कैंटिलीवर बीम की तरह है तो भी यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि VB की वैल्यू 0 है अगर लोड इस A और C के बीच में मूव करता है तब। अब अगर लोड C और B के बीच में मूव करे तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, अगर यूनिट लोड C और B के बीच में मूव करेगा तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि ये 0 से होके और इस पॉइंट तक -4 वैल्यू है। अब अगर लोड उधर गया तो फिर क्या होगा? ए पॉइंट पे जो बेंडेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ MA इज इक्वल टू -1 इंटू x। लोड को C और B के बीच में मूव कर रहा है, मतलब जो x है वो 4 प्लस कुछ होगा, मतलब x आप यहीं A पॉइंट से देख रहे हैं, क्लियर? अब लेकिन अब जो है जब लोड C और B के बीच में है तो VB कुछ है, मतलब VB का जो इफेक्ट होगा वो सैगिंग इफेक्ट होगा, इसके अपोजिट होगा। ये तो हॉगिंग इफेक्ट है, ठीक है, यूनिट लोड इसको हॉक कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी हॉक कर रहा था इसलिए माइनस लिखा मैंने, और यहाँ पे भी हॉक करेगा। और ये जो VB है ये VB क्या करेगा? सैग करेगा। तो VB इंटू क्या लिख दूँ मैं? ये डिस्टेंस हो गई 7, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे VB भी इंक्रीज हो रहा है। देखो आप यहाँ से जब C से लेके B की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यूनिट लोड जब C से लेके B की तरफ मूव करता है तो VB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो MA की वैल्यू होगी वो इस -4 से डिक्रीज होगी, और B पॉइंट पे जब यूनिट लोड होगा तो MA की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड एंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट पॉइंट C MA की वैल्यू तो -4 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 लिख देता हूँ। और व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट B, मतलब एट पॉइंट B पे MA की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए VB भी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि इस पॉइंट पे MA की वैल्यू -4 और MA की वैल्यू B पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है। तो फिर अब इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का बनेगा वो भी आपको बताता हूँ। इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी? ये वैल्यू है -4, तो इसके नीचे लिखना है, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। एक्सेस के नीचे मतलब उसको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, वो 4 है, ठीक। अब जब आप B पॉइंट पे की तरफ इस लाइन को प्रोड्यूस करोगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 है। B पॉइंट पे जो MA की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, ये 0 है। मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MA को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायग्राम है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है MA के लिए, क्लियर? लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ इस VB के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसको आप समझना चाहते हो तो ये पोर्शन कैंटिलीवर और वो सिंपली सपोर्टेड की तरह है। तो फिर लोड इस पोर्शन में मूव करता है तो फिर इसके लिए VB की वैल्यू 0 होगी। अगर लोड A और C के बीच में मूव कर रहा है तो उसका B से कोई लेना देना नहीं, मतलब VB की वैल्यू 0 है। और अगर ये सिंपली सपोर्टेड है तो जैसे जैसे लोड को आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे VB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब लोड B पॉइंट पे आ गया तो VB की वैल्यू 1 हो गई। मतलब ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं अल्टरनेटिव एक तरीका बता रहा था, ठीक है। इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। देखिए ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MA जो है वो नेगेटिव है, ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इससे क्या पता चला? देखिए इस बीम के ऊपर लोडिंग सिस्टम कोई भी हो उसका जो इफ़ेक्ट होगा तो A पॉइंट पे जो बेंडेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी।
क्यों? मुझे इस डायग्राम को देख के पता चला कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, हॉगिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे कहीं पर भी जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो एक्सेस के ऊपर नहीं है, मतलब पॉजिटिव नहीं है। इसलिए इस पे लोडिंग कोई भी हो, यूडीएल हो, पॉइंट लोड हो, किसी भी तरह का लोड हो, उसका जो इफ़ेक्ट होगा MA के ऊपर वो नेगेटिव ही होगा, हॉगिंग इफेक्ट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और फोर्थ केस में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D को डिस्कस करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। D पॉइंट जो है वो A और C का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए मैंने हेडिंग डाली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D। अब अगर मैं यूनिट लोड को मूव कराता हूँ A और D के बीच में तो क्या होगा? अगर यूनिट लोड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन A एंड D। ठीक है, तो फिर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी D पॉइंट पे वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये एज ए कैंटिलीवर बीम की तरह है, तो D पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी। और दूसरी तरह से देखना चाहते हैं तो D के उस साइड देख लीजिए, कोई लोड है नहीं, और VB का जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर लोड A से लेकर C के बीच में होता है तो मैंने आपसे कहा था कि VB की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। हमने उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी ड्रॉ करके देखा था। ठीक है, मतलब VB का अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर आप राइट साइड देखोगे कोई लोड नहीं है, मतलब D पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेंडिंग पॉइंट D मीन्स MD इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर लोड को मैं D से C के बीच में मूव कराता हूँ तो क्या होगा कि अगर लोड की पोजीशन ये है कि यूनिट लोड मान लीजिए यहाँ है और इसकी डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 1 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन D एंड C, D और C के बीच में है, तो फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D जो होगा वो क्या होगा? उस साइड देख लीजिए, तो क्या दिखेगा? 1 का लोड है और करेगा क्या? हॉक करेगा, मतलब -1 इंटू x हो जाएगा। ठीक, और अभी भी VB का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि DC पोर्शन में अगर लोड है तो मैंने आपसे कहा कि VB की वैल्यू 0 होगी। हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी देख के पता है VB का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ कि एट पॉइंट D x इज इक्वल टू 0, मतलब MD इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट C x इज इक्वल टू 2, मतलब MD इज इक्वल टू -2 किलो न्यूटन मीटर होगा। क्लियर? मतलब D और C के बीच में जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा वो किस तरह का होगा? वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ 0 से लेके इधर ये 2 पे आएगा, -2। ठीक, -2 है इसलिए मैंने उसको एक्सेस के नीचे बना दिया। क्लियर? A पे 0 और मतलब A से लेकर D के बीच में यूनिट लोड अगर मूव करता है तो बेंडिंग पॉइंट D की वैल्यू 0 होती है, मतलब AD के बीच में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यही होगा। और DC के बीच में जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम A और C के बीच में तो बन गया MD के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अगर लोड C और B के बीच में है तो क्या होगा? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, यूनिट लोड अगर C और B के बीच में है तो फिर, तो अब देखिए अगर C और B के बीच में अगर यूनिट लोड मूव करता है तो उसका इफेक्ट होगा, मतलब VB का भी इफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि VB के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से हमने अभी देखा था कि अगर लोड C और B के बीच में है तो VB की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 से लेके B पॉइंट पे 1 तक। C पॉइंट पे 0 होती है, B पॉइंट पे 1 होती है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे MD की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो MD इज इक्वल टू होगा, क्या होगा?
1 इंटू एक्स, ठीक है। x जो है वो ये पूरा यहाँ तक है, मतलब यूनिट लोड C और B के बीच में, मतलब x की वैल्यू इस D से लगा लीजिए तो D से लेके उस यूनिट लोड तक है, ठीक है। और VB भी कुछ इफेक्ट देगा और वो सैगिंग इफेक्ट देगा, मतलब VB इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 + 2 इंटू 2 + 2 + 1 मतलब 5, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए तो ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे VB की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली भी बता देता हूँ कि यहाँ पे तो 2 है MD की वैल्यू, और B पॉइंट पे जब यूनिट लोड होगा तो MD की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अगर लोड C से लेके B के बीच में वेरी करता है तो फिर जो बेंडिंग की वैल्यू होगी D पॉइंट पे वो -2 से लेके 0 तक चेंज होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट पॉइंट B MD इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए MD इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, तो ये इधर VB1, मुझे VB के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से पता है कि B पॉइंट पे VB की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। तो आपके लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MD है ये, यहाँ तक समझ में आया। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर MD और ये नेगेटिव है, मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू D पॉइंट पे ऑलवेज हॉगिंग होगी, ठीक। इस पे आप अगर यूनिट लोड को मूव करिए या UDL को मूव करिए, किसी भी तरह के लोड के लिए D पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो हॉगिंग होगी, क्लियर। अब आगे चलते हैं और एक लास्ट केस, 5th केस को डिस्कस और करते हैं, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले से ये निकला, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू मैंने 5 रखी है और VB की वैल्यू 1 रखी है, तो ये बन गया था, क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं और केस 5 की बात करते हैं। दिस इज केस 5, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, ठीक है। E पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा जब हम लोड को मूव करते हैं, यूनिट लोड को इस पूरे स्पैन के ऊपर मूव करते हैं, तब की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E, ठीक है। और E पॉइंट है कहाँ, CB का C पॉइंट से 1 मीटर पे और B पॉइंट से 2 मीटर पे, ठीक है। चलिए, अब अगर यूनिट लोड को मैं A से लेके C के बीच में वेरी करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when unit load moves between A and C, ठीक है। A और C के बीच में अगर यूनिट लोड मूव करेगा तो E पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर यूनिट लोड A से लेकर C के बीच में है तो फिर E पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि देखिए इस आप उस साइड देख लीजिए, पूरे CB पोर्शन में कोई लोड ही नहीं है। जब CB पोर्शन में कोई लोड नहीं है और मुझे पता है कि VB का इफेक्ट भी 0 होगा अगर लोड A और C के बीच में है, तो फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E जो होगा, ME की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। कब, जब यूनिट लोड A से लेके C के बीच में मूव करता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं और लोड अगर C से लेके B के बीच में वेरी करे तो क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स, यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन C एंड B, कि यूनिट लोड C और B के बीच में अगर मूव करता है तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि AC पोर्शन को आप एज ए कैंटिलीवर बीम की तरह कंसीडर कर सकते हैं और CB पोर्शन को एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर E पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम
कैलकुलेट करना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फिर ई पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसे कि अगर सी बी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो ई पॉइंट पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सी और बी पे तो 0 होगी, और ई पॉइंट पे जो होगी वो होगी ए बी बाय एल, और जो बेंडिंग होगा वो सैगिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई इज इक्वल टू जो होगा वो होगा प्लस ए बी बाय एल। ठीक है, तो ए कितना है 1, बी कितना है 2 और एल है 3, मीन्स प्लस 2/3 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी और बी पॉइंट पे भी बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी जब लोड सी और बी के बीच में कहीं मूव कर रहा होगा तब। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखिए इस पोर्शन में तो इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है किस पोर्शन में, ए और सी के बीच में अगर लोड होता है तो बेंडिंग की वैल्यू ई पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बात कर ली ए और सी के बीच में। अब सी और बी के बीच में क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बिटवीन सी एंड बी की बात करता हूं। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये है 2/3 और ये प्लस। ठीक है, ये 2/3 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज 2/3, ये पॉजिटिव है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर, ये है एम ई। ठीक है, वो एम डी था, ये एम ई है। क्लियर, मतलब इस बीम के ऊपर लोड कहीं पर भी हो, जो ई पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू होगी वो ऑलवेज सैगिंग होगी, और आपको अगर देखना है तो फिर इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के थ्रू हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ई पॉइंट पे। क्लियर, अभी तक हमने डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ किया उसमें हमने यूनिट लोड को उस पूरे बीम के ऊपर मूव कराया, और फिर उस स्ट्रेस फंक्शन के लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड, मतलब एक मुलर-ब्रेसर प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।